सर डेयरी की बात आ रही है तो दिमाग में आ रहा है, आप क्योंकि यूपी कॉलेज में रहे तो लाल पेड़ा का असर तो नहीं रहा आपके फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी साइंस की तरफ जाने पे? एब्सोल्युटली, एक्चुअली आप लाल पेड़ा बताए तो लाल पेड़ा तो उस समय मशहूर था, और जब हम लोग थे तो कॉलेज उतना बड़ा नहीं था, जी छोटा सर। था। जी सर। डेयरी से दूध भी लेते थे, और लाल पेड़ा गांव जब जाते थे तो हमारे ग्रैंडफादर को ज्यादा पसंद था हमसे। वो अच्छा। बोलते थे लेके आना वहां से लाल पेड़ा। बिल्कुल तो लाल पेड़ा अभी भी है वहाँ मशहूर। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो कुरियर से भी वो पहुंचाने लगे हैं सर देश के अंदर। अच्छा और अच्छा। मुझे लगता है कि वो शायद उनसे कहा जाए तो वो देश के बाहर भी भेजने में समर्थ होंगे। मेन तो दो तीन चीजें हैं। ऑफकोर्स पहले कोई थोड़ा रास्ता दिखाए, आपको बता दे, क्योंकि पता भी नहीं रहता कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर। तो एक को चाहे वो बताने वाला आपका मेंटर, चाहे घर का हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई और हो, और हम सबसे सीखते गए थोड़ा थोड़ा जी सर। इनफॉर्मली। दूसरा है कि आपके अंदर डेडिकेशन हो, वर्क एथिक्स हो, जी सर। एक तरह से गोल हो, फोकस हो कि हमको ये करना है। बिल्कुल। ऐसा है कि देखिए, हम लोग भी जब म, पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, हम लोगों की कोई अच्छी नहीं थी आर्थिक कंडीशन। इनफैक्ट हमारे गांव में हमारे ग्रैंडफादर, बाबा, उनके पास जमीन थी, लेकिन वो लैंड कंसोलिडेशन और लैंड रिफॉर्म आया 50s में, हाँ। तो सब कुछ चला गया। जी सर। बल्कि वो इतने सीधे दानी टाइप के थे कि जो लोग कल्टीवेट करते थे वो लैंड को, उनके पास पैसा नहीं था रजिस्ट्री कराने के लिए, तो कुछ अपना अनाज वगैरह रहता था बेच के उनको कहते जाओ रजिस्ट्री करा लो। हम्म। तो जब हम लोग आए पिक्चर में कि पढ़ें, हम्म। तो रिसोर्स ही नहीं था, हम्म। थोड़ा बहुत मिलता था। इसलिए हमारे फादर 10वीं के बाद आर्मी ज्वाइन कर लिए। बड़ी हाँ। मुश्किल से रिजर्व बैंक के साथ $50 हमको मिला था। हम्म। लेकिन हम दो थे, हम और हमारे एक फ्रेंड हमसे एक साल सीनियर थे पंतनगर में, अच्छा। पीएन सिंह। जी सर। तो उनकी हालत हमसे भी खराब थी, तो कहते हैं उसी में शेयर कर लिया जाएगा, $50 में पहुंच जाएंगे, रास्ते का खर्चा चल जाएगा। बल्कि उस एरिया में एक्सेल करें, अच्छा से अच्छा करें। क्योंकि हम लोग लेते हैं काफी विदेशी स्टूडेंट को, लेकिन यही देखते हैं कि पहले वो अपने क्लासरूम चीजें अच्छा किया हो, फिर उसके पास जैसे लैब वगैरह में, जैसे बैचलर में भी लैब रिसर्च थोड़ा मौका मिले किया हो, क्योंकि एडवांस मास्टर पीएचडी डिग्री रिसर्च बेस है, रेगुलर खेल भी कर रहे हो, जी तो सर। उसमें उनका क्या सीखे हैं, ये नहीं कि हम बहुत अच्छा गेंद मार रहे हैं। जी सर। ये है कि जैसे टीम वर्क, अगर जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लीडरशिप, हम्म। या उससे तो कुछ ऐसा एट्रीब्यूट लाओ हाँ। जो लगे कि हाँ और से अलग है। जी सर। क्योंकि एडमिशन समय हम लोग पूरा होलिस्टिक देखते हैं, जी सर। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि आपको सिखाती हैं डिसिप्लिन, जी सर। कोई भी उसमें टाइम मैनेजमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि अपना जब बनाए रेजमे ना, तो ये सब क्वालिटी उससे लाए, एग्जाम्पल दें कि ठीक है हम ये गेम खेलते थे। यूपी कॉलेज आए तो वहां भी सुबह सुबह पीटी होती थी, संध्या करना होता था सुबह सुबह। तो उस समय उठ जाते थे, और एनसीसी वगैरह की डिसिप्लिन, हम तो वहाँ यूपी कॉलेज में हॉर्स राइडिंग क्लब में भी थे, तो वो हाँ। सुबह ही सुबह होता था। जी सर। कि जॉब में दो तीन चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। एक तो आपकी काबिलियत, कैपेबिलिटी। तो जो भी पढ़े लिखे हैं, डिग्री लिए हैं, उनके पास कैपेबिलिटी तो है, काबिलियत तो है। नमस्कार। आज का अंक हम अपने कॉलेज के कृषि संकाय के छात्रों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। आज हमारे साथ उदय प्रताप इंटर कॉलेज के भूतपूर्व छात्र आदरणीय प्रोफेसर
राकेश कुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं, जिनका फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में नाम है। प्रोफेसर सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया एथेंस अमेरिका के फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं। आप सन 2001 से 2020 तक इसी विभाग के हेड के तौर पर विभाग को निर्देशन देते रहे हैं। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी आने से पहले आप पर्ड्यू विश्वविद्यालय, चिकागो विश्वविद्यालय मैक्सिको एवं नोवा स्कोटिया विश्वविद्यालय कनाडा में भी प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनकी गणना करने में इस अंक का पूरा समय निकल जाएगा। फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि आप अमेरिका के कई वैज्ञानिक संस्थानों एवं भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के फेलो हैं। अनेकों जर्नल के आप चीफ एडिटर हैं। अनेकों देशों जैसे कि ब्राजील, डेनमार्क, इंडिया, कनाडा, इजिप्ट, मैक्सिको, चाइना, हॉन्डुरस, स्विट्जरलैंड में आपने इनवाइटेड टॉक दिया है। 175 से अधिक जर्नलों में आपके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं एवं कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। 40 से अधिक छात्रों ने आपके निर्देशन में पीएचडी डिग्री प्राप्त की है एवं 12 पोस्ट डॉक्टरल फेलो ने आपके निर्देशन में अपना कार्य पूरा किया है। आप गाजीपुर जिले से आते हैं और आपने अपना इंटरमीडिएट उदय प्रताप इंटर कॉलेज से किया है। बीएससी टीडी कॉलेज जौनपुर, बीटेक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा विनिपेग कनाडा और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन यूएसए से सन 1983 में अर्जित की है। हम प्रोफेसर सिंह का दिल से बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हम सबसे बात करने एवं छात्रों को उनके करियर के संबंध में गाइडेंस देने के लिए वक्त निकाला है। सर, आपका पुनः धन्यवाद एवं हार्दिक स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। जैसे आपने बताया कि हम गाजीपुर जिले से हैं। एक्चुअली हमारा जो गांव है वो ट्रेन से बनारस से बिल्कुल नॉर्थ में 60 किलोमीटर दूर है। कुछ ही स्टेशन बीच में आते हैं, 5-6 स्टेशन। जी सर। तो वहां से हम लोकली 10th ग्रेड तक पढ़े थे। एक हाई स्कूल है बगल में हम लोगों के, भुड़कुरा करके। जी सर। और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट करने आ गए उदय प्रताप कॉलेज। और हमारा ट्रैक शुरू से ही था साइंस बेस। गांव में भी हम थे तो हमारे यहाँ एम्फेसिस 2 ही थी, चाहे एग्रीकल्चर पढ़ो या साइंस पढ़ो। उस समय ये कॉमर्स वगैरह, वाणिज्य वगैरह का नहीं था। जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता था वो जाता था उस एरिया में, कॉमर्स वगैरह में। तो हमारे एक बड़े कजिन चचा के लड़के वही पहले निकले, हमसे 12-13 साल बड़े थे। क्योंकि उसके पहले जितने लोग घर में थे, हमारे ताऊ, फादर, सब लोग 10th ग्रेड वहां भुटकुरा से करके फिर कहीं नौकरी इधर उधर करने लगते थे। जी सर। तो उनको शौक था पढ़ने का, तो वो भी उदय प्रताप कॉलेज से किए बीएस इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर में। जी सर। और फिर कानपुर में एमएससी एजी करके पढ़ा रहे थे। बाद में पीएचडी ज्वाइन किए। जब हम अपना इंटरमीडिएट कर रहे थे तो वो पीएचडी कर रहे थे। तो उन्हीं का पुश शुरू से ही कि यहाँ से निकलना है, भुड़कुरा से बाहर जाना है तुमको, यूपी कॉलेज में जाओ, फॉर्म भरो, वहां पढ़ो। और वहां जब यूपी कॉलेज से साइंस कर लिए तो अगल बगल देखे, हमको तो पंतनगर का पता भी नहीं था। तो बगल में पता लगा कि टीडी कॉलेज में साइंस की पढ़ाई अच्छी होती है उस एरिया में। अच्छा। तो हम टीडी कॉलेज चले गए। जी सर। वो 2 ही साल का था हम लोगों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये हमारा ऑप्शन था। साइड में इंग्लिश भी लेते थे हम, वो ऑप्शनल था, लेकिन इंग्लिश लेते थे हमेशा। जी सर। और हिंदी भी होती थी। तो टीडी कॉलेज में मेन हमारा एम्फोसिस ये था उस समय की कंपटीशन करके कहीं और चले जाए, इधर उधर। तो हमने सारे इंजीनियरिंग के कंपटीशन दिए, आईआईटी के,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उसके वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज के, मरीन इंजीनियरिंग, जल्दी कहीं से आता नहीं था। जी सर। तो और उसमें भी चूंकि हमारे फादर आर्मी में थे, तो हमको शौक था डिफेंस का भी। अच्छा। और हम इंटरमीडिएट जब कर रहे थे यूपी कॉलेज में, तो उस समय एनसीसी थी, तो हम वहां से बी सर्टिफिकेट भी पास कर लिए थे। जी सर। फिर टीडी कॉलेज में सी सर्टिफिकेट पास करके अंडर ऑफिसर थे, तो हमको वो भी शौक था। तो फिर आर्मी का एग्जाम दिए, नेवी में इंटरव्यू भी दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो भी हम कहते हैं भगवान जो करता है सही करता है, यू नो। तो मेन हमारा फोकस यही था। बीएससी ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन करते कुछ आगे का देखते थे कि क्या करना है यहाँ से। जी सर। तो 2 साल में बीएससी खत्म होने वाली थी, तब वही हमारे जो भाई साहब थे, परमात्मा भाई साहब, जी सर। वो कहे ऐसा है कि तुम पंतनगर चले जाओ, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लो। हमारे जान पहचान के 2-4 लोग हैं जो अमेरिका से पढ़ के आए हैं, और वहां से अच्छा करोगे तो अमेरिका चले जाओ। तो वो हमको गोल एक मिल गई कि चलो ये करते हैं। तो पंतनगर भी अप्लाई कराए। बैकअप में बीएचयू भी अप्लाई किए थे, तो वहां भी एडमिशन किसमें, मैथ में किए थे, और एक और था कोई कॉम्बिनेशन, आइदर जियो साइंस या कुछ ऐसे करके, जहां मैथ वगैरह यूज होती है। जियोलॉजी। हाँ हाँ। तो हमारा एमएससी में एडमिशन हो गया था। जी सर। तो जा रहे थे घर से बीएचयू में पैसा जमा करने, क्योंकि पंतनगर का आया नहीं था अभी। तो रास्ते में भी स्टेशन के पहले ही वो टेलीग्राम वाला आ रहा था, दे दिया टेलीग्राम कि आपको पंतनगर में बुला रहे हैं। अच्छा। तो हम बदल के ट्रेन पंतनगर लेके चले गए, बीएचयू गए ही नहीं। जी सर। तो पंतनगर ऑफ कोर्स 5 साल वहाँ पढ़े इंजीनियरिंग में। और वहाँ ये है कि अच्छा हुआ, बल्कि जब पंतनगर पहुंचे तो उसके 2-3 महीने बाद हमारा मरीन इंजीनियरिंग का भी आ गया कि कलकत्ता में मरीन इंजीनियरिंग में। हमने कहा कौन मरीन इंजीनियरिंग करने जाए, यहाँ ठीक है, यहाँ पढ़े हैं। जी सर। और वहाँ 71 में दूसरे साल हमारे कितने क्लासमेट थे पंतनगर में जो जानते थे, जो हमारे साथ एक आध लोग नेवी में सेलेक्ट हो गए थे। कहते हैं कि दुनिया कभी कभी बड़ी छोटी होती है। जी सर। तो वो लोग बताए हमको कि जो वो बैच के जितने सेलेक्ट हुए थे सब मर गए, क्योंकि उस समय वो खुकरी पर उनकी ड्यूटी लगी थी, और पाकिस्तान ने लड़ाई में खुकरी को टॉर्पीडो कर दिया, और पूरा का पूरा बैच गायब। हमने कहा भगवान का शुक्र है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वही हम कहते हैं, कभी कभी फेलियर या कुछ हो तो भगवान को कुछ और रहता है उसके प्लान, नहीं तो सिलेक्शन हो जाता। उस समय तो खराब लगा कि अरे हम इतना तैयारी करके आए। और ये भी बात है कि गांव से थे हम लोग, तो हम लोगों की वो जो अप्रोच थी वो नहीं थी, क्योंकि जितने हमारे बैच में सेलेक्ट भी हुए वो सब सिटीज में रह के पढ़े थे इंग्लिश मीडियम से। तो उन लोगों की जो अप्रोच थी थोड़ा डिफरेंट थी। तो हमको पता था कि इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है वो ऑफिसर वाला चीज नहीं जानते हैं। हाँ, वो कोचिंग ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो एनीवे अभी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वहाँ कर लिए, और हमेशा तब हमारा मोटिवेशन था आने का। तो इवन दो हमारा एडमिशन के समय अपने बैच में उस समय 150 इंजीनियरिंग में लोग जाते थे। 4 ब्रांच थी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चरल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो 50 लोग तो पहले ही छोड़ के निकल जाते थे, भाग जाते थे 3-4 महीने में। हाँ, टफ इतना था। और हम लोग देखे लिस्ट में मेरिट वाले में, तो हमारा नंबर तो बॉटम में 3-4 में था। तो हमने कहा कि इतने भागते हैं, हमारा पहले आएगा, तो हमको जो है मेहनत करके ऊपर वाले में जाना है। तो पहले ही क्वार्टर ट्राइमेस्टर में हम नीचे से टॉप पर पहुंच गए, और मेंटेन करते रहे टॉप 1, 2, 3, क्योंकि ये पता था कि टॉप 3 लोग जो है 2-3 लोग चले जाते हैं यहाँ से हर बैच के। तो वही गोल था।
और उसके बाद तो फिर अप्लाई करते रहे। उस समय इंटरनेट वगैरह था नहीं, लाइब्रेरी में जाके मैगजीन देख के पता लेके चिट्ठी डालते थे कि किसके पास असिस्टेंटशिप है, प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट्स के थ्रू फिर यूएस में भी अप्लाई किए थे। कनाडा का तो इसलिए पता था कि हमारे एक प्रोफेसर थे, वो वहाँ कनाडा से पढ़े थे। जी सर। तो ये क्लियर था कि उनका रिकमेंडेशन, वो जानते हैं लोगों को, तो 2-3 लोगों का एडमिशन हर साल हो जाता था वहाँ मैनटोबा में। वो हम लोगों का बैकअप स्कूल था। तो यूएस में जहाँ अप्लाई करते थे कहते हैं एडमिशन दे देंगे, हमारे पैसा नहीं है। पैसा हमारे पास भी नहीं था, तो हम जा ही नहीं सकते। तो इसलिए पहले कनाडा गए, मास्टर किए, फिर यूएस आए। और यही है कि पूरा अपना ओपन रखते थे कि जहां अपॉर्चुनिटी सही मिले वो रास्ते में। तो इवन हम लोगों के स्पेशलाइजेशन में भी बताएंगे कितनी एरियाज होती हैं। जी सर। तो हमारा स्पेशलाइजेशन चेंज होता गया। अच्छा। कि जिस एरिया में अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम बैचलर जब कर रहे थे तो हमारा शौक था मशीनरी का, मोर मैकेनिकल। जी सर। तो हमारा सारा इलेक्टिव कोर्स वगैरह फार्म मशीनरी और मशीनरीज पर था। लेकिन कनाडा में जो, और हम अप्लाई किए मशीनरी के लिए, तो वहां से लेटर आया कि एडमिशन तो दे देंगे लेकिन मशीनरी एरिया में फंडिंग नहीं है, तुम्हारा इन्वायरमेंट एरिया में करना हो। तो हम फिर गए, एक हमारे और प्रोफेसर वहाँ तो बहुत रिटायर है, बच्चन सिंह, वो भी वही गाजीपुर के। अच्छा। और वहाँ कनाडा से मास्टर और मिशिगन स्टेट से पीएचडी करके गए थे। जी सर। तो एक्चुअली वो हमारे कजिन के फ्रेंड भी थे। और हम जब एनसीसी का वहाँ पंतनगर में भी करते थे तो हमारे उसके वो थे जो फैकल्टी ऑफिसर थे। अच्छा। तो उनसे पूछे, क्योंकि उनका था इन्वायरमेंट रिलेटेड पीएचडी। तो कहते हैं देखो हम इन्वायरमेंट में करके हम फिर भी मशीनरी के प्रोफेसर हैं, काम तो मशीनरी का ही करते हैं, जो मिले मौका कर लो। तो हम वहाँ इन्वायरमेंट में चले गए और ज्यादा क्लासेज हम लेते थे सिविल इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर वगैरह के। अच्छा। और कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंट में भी हमारा काम था मोस्टली ट्रीटमेंट, बायो एनर्जी रिलेटेड, मोस्टली बायोगैस, बायो एनर्जी। तो उसमें हीट ट्रांसफर और ये सब सीखे। तो विस्कॉन्सिन में अप्लाई किए। एक्चुअली उसी समय हम अप्लाई किए थे कॉर्नेल में भी। अच्छा। पीएचडी के लिए। अच्छा। तो विस्कॉन्सिन का पहले एडमिशन आ गया। और हमारे प्रोफेसर जो कनाडा में थे उनको बोले कि एक रिकमेंडेशन भेज दीजिए कि कैसा कर रहा है मास्टर्स में, हम लोग एडमिशन रिलीज कर देंगे। तो उन्होंने भेज दिया रिकमेंडेशन। फिर बाद में उनको कॉल गई कॉर्नेल में जो प्रोफेसर था, क्योंकि वो खुद कॉर्नेल से किए थे पीएचडी। तो उनके प्रोफेसर का कॉल गया तो कहते हैं अरे उसका तो हम भेज दिए, वो विस्कॉन्सिन जा रहा है, हमको बताया भी नहीं। तो एक दिन बाद कहते हैं कॉर्नेल वाले पूछ रहे थे, हमने कहा तुम विस्कॉन्सिन जा रहे हो। हमने कहा हमको बोलते हम कॉर्नेल चले जाते। कहे नहीं नहीं, एक बार कह दिया तो वही जाना है, अपना माइंड नहीं बदलो इतना जल्दी। तो वही डेस्टिनी, हम विस्कॉन्सिन पहुंच गए। तो वहाँ एक्चुअली हम काम शुरू किए थे वही इन्वायरमेंट रिलेटेड। अच्छा। बायोगैस एनर्जी पर काम भी शुरू में कुछ किए। लेकिन फिर एक साल बाद दिमाग में आया कि ये एरिया में उतना शायद फ्यूचर में ना हो, कुछ फूड में करना चाहिए। अच्छा। तो हमने डिपार्टमेंट हेड को बोला कि हमको फूड एरिया में डालो। कहते हैं ओके चलो। इनरोलमेंट तो इंजीनियरिंग में रहेगा लेकिन फूड साइंस में है एक प्रोफेसर जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। जी सर। हम लोग प्रोजेक्ट भी साथ में करते हैं तो उनके यहाँ ले गए। तो हम फूड साइंस में अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, क्लासेस सारी इंजीनियरिंग की लेते थे। अच्छा। केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फूड साइंस का क्लास भी नहीं कोई लिए। और रिसर्च फूड साइंस में करते थे। अच्छा। और पूरा तो सारी हमारी डिग्री इंजीनियरिंग में थी। और पहली जॉब एक्चुअली अभी पीएचडी करने के पहले
हमारे एक आध और फ्रेंड थे जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में काम करते थे, वहाँ मिल्वाकी है शहर विस्कॉन्सिन में बड़ा सा, तो मिल्वाकी में काम करते थे। तो हमसे कहे कि तुम यहाँ आ जाओ थोड़े दिन के लिए, 1 साल बिना पीएचडी खत्म किए, क्योंकि मास्टर्स पर इन्वायरमेंट का काम है, इन्वायरमेंट वीसा वगैरह सही हो जाएगा, ग्रीन कार्ड वगैरह जो भी करना है। छोटी कंपनी है। हमने कहा अच्छा, अपने प्रोफेसर कहे हमारा थीसिस का नहीं तो हम 83 नहीं 82 में ही खत्म कर लिए थे। अच्छा। तो उसको बोले, हमने कहा ये हम पेपर वर्क रखो, हम 8-9 महीने 10 महीने जब हो जाएगा तब आएंगे। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है, हमको एक आध पेपर भेज देना वीकेंड में। तो हम वहाँ शिफ्ट कर गए, वहाँ काम किए इन्वायरमेंट एरिया में, तो इसलिए वो इन्वायरमेंट काम किए थे, वो हमको हेल्प किया। जी सर। और फिर वहां से एक आध बार आए तो देखे कि जॉब पोस्टिंग थी डिपार्टमेंट में, उनको चाहिए था कनाडा में जो नोवा स्कोशिया में यूनिवर्सिटी, आदमी चाहिए था जो उसको फूड का भी पता हो, इन्वायरमेंट का भी पता हो। अच्छा। वो जॉब ही ऐसी थी, हाइब्रिड। हम देखे, हमने कहा ये इनको कैसे पता लगा कि हम तैयार हैं जॉब के लिए, तो हमारा ही रेज़्यूमे छापे हैं, इनको कोई मिलेगा ही नहीं, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा ऐसा। तो सचमुच वही हुआ, जब हम भेजे अपना तो उनका फोन आने लगा कि तुम आओ यहाँ सेमिनार दो। सेमिनार देने गए, कहते हैं कि कब ज्वाइन करोगे। हमें इट्स जस्ट लाइक यू नो डेस्टिनी। तो वहाँ अपना शुरू कर दिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दोनों एरिया में। जी सर। और अच्छा था वहाँ, यही था, हमको लगा कि ये जगह अच्छी है लेकिन यहाँ स्लो पेस है, फास्ट पेस लाइफ नहीं है, यहाँ रिटायरमेंट के बाद आना चाहिए। इट्स अ गुड प्लेस टू रिटायर। तो हमने 1 साल बाद कहा कि अब कहीं और निकलते हैं यहाँ से। और उस बीच में हमारी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। तो वो भी ये देखिए ऐसे कहते हैं कि डेस्टिनी, डेस्टिनी ऐसी कि एक दिन अपने डिपार्टमेंट से निकले पीछे से पार्किंग की तरफ, तो एक दूसरे लखनऊ के बाद में पता लगा श्रीवास्तव जी दूर से बुला रहे हैं, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंह। हमने कहा कि यहाँ हमको कौन जानता है, यहाँ तो कोई नहीं हमको जानता है, अभी नए आए हैं। हाँ, हम पीछे मुड़े, वो थोड़ा नजदीक आए तो कहते हैं कि ओ मिस्टेकन आइडेंटिटी, हम सोचे आप रुद्र सिंह हो। तो रुद्र सिंह का हम नाम जानते थे, हमारे अगेन जो कजिन ब्रदर थे उनके, वो लोग कानपुर में रूममेट हुआ करते थे। जी सर। तो हमने कहा नाम हम भी सुने हैं, उनसे मिलना है किसी दिन, लेकिन आप हाफ राइट हैं, फिर डॉक्टर सिंह तो हैं। तो वो हमसे कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, फैमिली को लेके आइए। हमने कहा हम अकेले ही हैं, फैमिली वैमिली नहीं है। तो कहते हैं अरे हम आपको पता बताते हैं लड़की का। और हमारे दोस्त लोग हैं न्यूयॉर्क में, हमारे वाइफ के अंकल, उनकी लड़की बम्बई रहती है, उनके भाई की, वो लोग शादी ढूंढ रहे हैं। तो अपना कनेक्शन दे भेज दिए और अभी और शादी हो गई हम लोगों की 5-6 महीने बाद, बिना देखे बिना वो किए, फोटो देख के शादी भी हो गई। और उसके 2-3 करीब करीब 84 में हम जो है अप्लाई करना शुरू किए। तो एक आध जगह इंटरव्यू दिए यूएस में फैकल्टी का। तो वहां भी लोग सोच रहे थे, तब तक पर्डू यूनिवर्सिटी में जॉब थी। तो जहाँ हम इंटरव्यू जैसे यूसी डेविस में गए, दे के आए, तो वहाँ का डिपार्टमेंट हेड जो है वो हमको पर्डू वाला अनाउंसमेंट भेजा। अच्छा। लेकिन हमको जॉब अनाउंसमेंट ही लेट मिला। जैसे जॉब की क्लोजिंग थी 31 दिसंबर। जी सर। और हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, छुट्टियों का दिन था, हमको 2 जनवरी को मिला। हमने कहा कि ये तो मिस हो गया। तो हमने अपना समटाइम्स हम लोग अपने आप को जब वो सेल करना है तो बोल्ड डिसीजन लेते हैं। तो हमने फोन किया डिपार्टमेंट में, वो जो उठाई सेक्रेटरी, हमने कहा उसका याद फिलिस, हमने कहा फिलिस तुम हमको ढूंढ रही हो। उसने कहा कौन है ये, फोन पर कह रहा है हम तुमको ढूंढ रहे। हमने कहा ये तुम्हारा मिला अनाउंसमेंट लेटर, इसको पढ़े
और तुमको और कोई नहीं मिलेगा इस जॉब के लिए, हम ही हैं, लेकिन लेट हैं। तो कहती है लेट कहाँ हो, यहाँ सब छुट्टी पर गए हैं, जल्दी से अपना कुरियर से भेज दो, हम वो जो वहाँ एप्लीकेशन आई है उसके ऊपर डाल देंगे, तुम्हारा सबसे पहला नाम होगा। हमने कहा तो खुश हो गए, उसको तारीफ की। तो हम भेज दिए, कुरियर से गया, सचमुच ऊपर डाली थी, क्योंकि हम बाद में पूछे डिपार्टमेंट में, उन्होंने रिव्यू किया, हम ही को खाली इंटरव्यू में बुलाया, हम ही को हायर कर लिए, चलने के पहले ही ऑफर दे दिए। बहुत अच्छा। तो ये सब में थोड़ा किस्मत की बात है। बिल्कुल सर। और फिर पर्ड्यू में लगे रहे, काम करते रहे सब, हम लोग कहीं छोड़ने वाले नहीं थे पर्ड्यू से, इवन एथेंस आने के लिए। अच्छा। एक यहाँ के प्रोफेसर जानते हैं हमको पहले से, जी सर। वो हमको बोले, कहे कि यो हम डिपार्टमेंट हेड खोज रहे हैं और तुम ही ठीक ठाक डिपार्टमेंट हेड होगे। जी सर। तो हमने कहा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ है, ये हमको क्यों खोज रहे हैं डिपार्टमेंट हेड, तो हम उनका इंटरव्यू लिए। जी सर। सारा। तो जब उन्होंने कन्विंस किया तब हमने कहा ओके हम भेजते हैं अपना रेज्यूमे। जी सर। तो यहाँ भी और 2 लोग को इंटरव्यू ले चुके थे। अच्छा। और हमारा जो है बताए जो सर्च कमेटी वाले की रिकमेंडेशन 4-5 मांगते हैं, एक रिकमेंडेशन आई थी। जी सर। फिर भी इंटरव्यू लेके हायर कर लिए, फिर बाद में कहते हैं बाकी रिकमेंडेशन भेज दो ताकि वो फाइल में चाहिए एचआर में। तो वही ना, ऐसे या बाकी तो आपको पता ही है, आई मीन बाकी काम चलता रहा, लेकिन इसी तरह से हमारा करियर। तो कुछ तो खुद लगे रहे करते गए, और कुछ टाइमिंग कहाँ से हेल्प मिल गई, कहते हैं अपनी डेस्टिनी होती है। बीच में सर आप मेक्सिको भी गए? मेक्सिको वो शॉर्ट टर्म वाला जो था। अच्छा। 2 साल, पूरा 2 साल नहीं, जाते थे 1 महीना के लिए। अच्छा अच्छा। साल। ओके सर। तो वो लोग हमको अपॉइंटमेंट दिए थे विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ ग्रेजुएट स्कूल। जी सर। उनका प्रोजेक्ट था, तो उसमें जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बेसिकली मेंटरिंग और थोड़ा बहुत वर्कशॉप, लेक्चर्स, उनके लैब वगैरह का सेटअप जो होता था, रिव्यू करना। तो 1 महीना से ज्यादा हम नहीं रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो लेकिन टाइटल वो विजिटिंग प्रोफेसर की जी सर थी 2 साल तक, क्योंकि वो प्रोजेक्ट 2 साल का था। जी सर। वैसे तो हमारा चाइना में भी 2 यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर की है टाइटल। अच्छा अच्छा। एक खत्म हो गई, उसमें क्या है, बोहाई यूनिवर्सिटी है जिंजो। अच्छा। नॉर्दर्न चाइना में, नॉर्थ ऑफ बीजिंग। ओके सर। तो वो खत्म हो गया, अभी इस साल खत्म होगा। एक है ग्वांगझो में, साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जी सर। तो वो लोग भी, लेकिन वही है कि जाते हैं तो 1 वीक 10 दिन के लिए, लेकिन ये कोविड टाइम में जाना भी बंद हो गया, तो कुछ ऐसे वेबिनार वगैरह दे दिए। जी सर। तो ये ऑनर प्रोफेसरशिप का देते हैं वो लोग। अच्छा। क्योंकि बुलाते हैं कि जो कोई नॉलेजेबल फेमस वैसे हो, तो क्योंकि उनकी भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। जी सर। और ग्रांट का ये ही रूल है कि बुलाए लोगों को, तो वो टाइटल वही देते हैं, ऑनर प्रोफेसर या ऑनरेरी प्रोफेसर या इस तरह से करके। जी सर। जी सर। सर आपकी ऐसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्या क्या मेजर उपलब्धियां रही? मेजर तो यही है कि ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को ट्रेन करना। जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, राइज करें। वैसे ही यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा कि 40 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मेंटर किए, वो बड़ा अच्छा किए। पोस्ट डॉक्स वो इतना अच्छी पोजीशन पर हैं, तो वो तो टैंजिबल सबसे अच्छा। दूसरा है जो डिस्कवरी, हम लोग 175 पेपर लिखे हैं, और वो पेपर्स को और साइंटिस्ट यूज करते हैं पूरा दुनिया में, और उसी से तो बुलाते हैं लोग कि हमारे यहाँ आइए, यहाँ आइए। या बुक्स जो है, बुक्स लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, फैकल्टी पढ़ते हैं।
और अब वो सब करने के लिए स्टूडेंट रखने के लिए ग्रांट लानी पड़ती है जी सर, बाहर से। हम लोग वही रिसर्च करते हैं जो कहीं से कहीं फंडिंग हो, सर चाहे मेनली फंडिंग एनआईएच से ही हो पाती है? नहीं, हम लोगों की एग्रीकल्चर में ज्यादा फंडिंग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की होती है। अच्छा, जी सर। थोड़ा बहुत एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जो उस तरह का हो काम, लेकिन मेजॉरिटी इज यूएसडीए या एनआईएस के लिए हेल्थ वाला चाहिए, हेल्थ या ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड होना जी चाहिए। सर, जी सर, या जी सर, और इंडस्ट्री भी, या इंडस्ट्री बोर्ड्स जो होते हैं यहाँ, जी सर, तो जैसे जॉर्जिया पीनट कमीशन है, तो अब $1 लाख की ग्रांट वो लोग दे देते हैं, या कोई कमीशन, जितने कमोडिटी हैं। शुरू शुरू में हम विस्कॉन्सिन से इंडियाना जब आए तो वहाँ डेयरी, मिल्क और डेयरी का काम काफी होता है, तो हमारी शुरू की सब ग्रांट थी डेयरी बोर्ड से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस समय मिल्क पर काम करते थे, मिल्क और चीज। यहाँ जॉर्जिया में पीनट वगैरह काफी है, पोल्ट्री है, तो अब उस एरिया में काम करते हैं। काम तो इंजीनियरिंग का ही है, जी सर। लेकिन सबस्ट्रेट बदलते रहते हैं। सर डेयरी की बात आ रही है तो दिमाग में आ रहा है, आप क्योंकि यूपी कॉलेज में रहे, तो लाल पेड़ा का असर तो नहीं रहा आपके फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी साइंस की तरफ जाने पे? एब्सोल्युटली, एक्चुअली आप लाल पेड़ा बताए, तो लाल पेड़ा तो उस समय मशहूर था, और जब हम लोग थे तो कॉलेज उतना बड़ा नहीं था, जी छोटा सर, था। जी सर, डेयरी से दूध भी लेते थे, और लाल पेड़ा गांव जब जाते थे तो हमारे ग्रैंडफादर को ज्यादा पसंद था हमसे। वो अच्छा। बोलते थे लेके आना वहां से लाल पेड़ा। बिल्कुल तो लाल पेड़ा अभी भी है वहाँ मशहूर। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो कुरियर से भी वो पहुंचाने लगे हैं सर देश के अंदर। अच्छा और अच्छा मुझे लगता है कि वो शायद उनसे कहा जाए तो वो देश के बाहर भी भेजने में समर्थ होंगे। अच्छा। नहीं, इधर बहुत दिन से तो हम लोग जब जाते हैं तो संकट मोचन का ही पेड़ा ले आते हैं, जी सर, वहां भी मिलता है लाल पेड़ा। जी सर, चढ़ाते हैं प्रसाद और लेके आते हैं यहाँ। जी सर। यूपी कॉलेज तो गए ही नहीं, विजिट करने जाते हैं बनारस, लेकिन यूपी कॉलेज नहीं गए उसके बाद। हाँ नहीं, ये मेरी सर एक भूल रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से लौटने के बाद फिर आपसे संपर्क नहीं रख पाया, अन्यथा इस दौरान मौका मिल सकता था। और जैसे ये सर ये कोविड का थोड़ा खत्म हो और आप जब भी वाराणसी आ रहे हो तो अनुरोध करूंगा कि कॉलेज में आप जरूर आएं और हम लोग। नहीं, कोई बात नहीं ऐसा, बल्कि हमारा एक और प्रोजेक्ट था 2011 से 15 तक बीएचयू के साथ। अच्छा और हम अकेले नहीं थे, जॉर्जिया से तो हम अकेले थे, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्टर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी थी। अच्छा सो कॉर्नेल, और वो था यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो उनके थ्रू भी फंडिंग आती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अच्छा तो उसमें हम काफी गए हैं वहाँ। उस समय साल में 2 बार 3 बार चक्कर लगता था। अच्छा कभी 1 वीक का वर्कशॉप देते थे, कुछ फार्मर्स को भी बुलाए कि ये वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग वगैरह, ड्राइंग बीएचयू में, बल्कि फूड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग खुली है, जी तो सर, वहाँ इक्विपमेंट सेटअप है, जैसे वेजिटेबल की प्रोसेसिंग वगैरह का, डेयरी का। जी सर, तो क्योंकि वो फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी साइंस मिलके अब एक डिपार्टमेंट हो गया। जी सर, तो वहाँ नाम क्या रखे हैं लोग, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी या सम ऐसे करके। जी सर। और उन लोगों का करिकुलम डेवलपमेंट बीटेक का था, वो हम कराए अच्छा कोर्सेज और वो सब। तो वहीं एक्चुअली नहीं, वहाँ के लोग तो आते ही थे। जी सर, मेरठ में भी, मेरठ की यूनिवर्सिटी है एक, जी सर, सरदार वल्लभ, जी तो सर। उसका भी कांटेक्ट था उसमें प्रोजेक्ट में। अच्छा तो वहाँ के भी लोग यहाँ आए थे, तो वहाँ भी कोर्स शुरू कराए। हम बाद में गए नहीं देखने कि वो कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ की नहीं। बीएचयू का तो जाते रहते हैं, जी सर, तो बीएचयू का तो ज्यादा पता है। जी सर, और उस समय बल्कि बीएचयू के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डीपी सिंह। अच्छा अच्छा जी सर। तो डीपी सिंह भी यहाँ आए हमारे घर, रुके, खाए पिए, वो और उनकी वाइफ। अच्छा अब तो क्या यूएसजी के चेयरमैन है ना, हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट यूजीसी के सर, कमीशन, यूनिवर्सिटी ऑफ। यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जी सर, चेयरमैन है। जी सर, हाँ, तो कभी कभी उनसे मिल जाती है खबर।
जी सर। और दूसरे हमारे क्लोज कांटेक्ट वहाँ थे उसी समय, उनके पब्लिक रिलेशंस के थे राजेश सिंह। जी सर, इस समय वो तो वाइस चांसलर हैं गोरखपुर हाँ, यूनिवर्सिटी के। और हाँ अभी उनका मैसेज आया था, बात होती रहती है। जी सर। एक्चुअली बीच में वो कोविड के चक्कर में हमको भी लगा दिए वेबिनार देने को, जी सर। उनके वो आए थे अपने चीफ मिनिस्टर वगैरह। जी सर। तो टाइम हमको ऐसा दिए कि हमारे टाइम से 4 बजे सुबह उठ के करना पड़ा। ओ, तैयार हुए 3:30 बजे। अरे हमने बोला दोबारा और लोगों को, हमने कहा इतना जल्दी नहीं उठाओ, हमारा सोने का टाइम तो, है। जी सर। तो नहीं, उनसे तो कांटेक्ट रहता है। एक्चुअली उसके पहले वो वहां भी बिहार में पूर्णिया में वाइस चांसलर होके जी गए। सर। जी सर। तो कुछ कनेक्शंस तब के उस समय डेवलप हुए, तो वही 2011 वगैरह के टाइम में। जी सर। तो वो जाते हैं बीएचयू अभी भी, साल में अगर जो गए, अब 1-2 साल से तो नहीं गए हैं। जी सर, तो इस लेक्चर समय जो वगैरह देते हैं। डेयरी डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर डीसी राय, ये आई पहले नो, हाँ। हाँ, पहले यूपी कॉलेज में ही थे ये, और अच्छा फिर ये अच्छा। यूपी कॉलेज से बीएचयू में आपका हो गया था एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर, और इस समय हेड हाँ है वो वहाँ पर। हाँ, नहीं वो भी यहाँ आए हैं, अच्छा। एक्चुअली विजिट किए हैं जॉर्जिया वो प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा। अच्छा। तो वही वही कांटेक्ट हैं हमारे, क्योंकि वो शुरू के जो कांटेक्ट हमारे थे डॉक्टर झा, आलोक झा, जी सर। तो उनकी यंग एज में डेथ हो गई अच्छा। वे बैक। तो उसके बैकअप कांटेक्ट यही थे डीसी राय, तो उनसे अभी भी व्हाट्सएप पर बात हो जाती है, भेजते जी रहते हैं। तो जी। एक्चुअली अभी वो डेयरी कब था, मई में, कब वो लोग डेयरी डे मनाते हैं। अच्छा। तो फिर हमको पकड़े लेक्चर देने के लिए यहाँ से ऑफिस से बैठ के उनका लेक्चर दिए। जी सर। या इस साल कोविड की वजह से लोग पंतनगर का भी बल्कि लेक्चर दिए। जी सर। फिर वहाँ यूनिवर्सिटी है आसाम में, क्या नाम है, तेजपुर। अच्छा। जी सर। हाँ हाँ। तेजपुर में लेक्चर वहाँ का दिए। अभी एक और है दिसंबर में, 1 घंटे का, जी सर। उसका भी। तो इस साल जो है सब लोग, नहीं तो हम आते इंडिया एक बार में सबका घूम घाम के चेक कर लेते, लेकिन जी सर। ये हमको भी आसान है, उनको भी आसान है, सर बिल्कुल। शिफ्ट नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये सब कनेक्शन हमारे भी वही हैं जो, क्योंकि हमारा बनारस का जो घर है जी सर। भेलूपुर में, अच्छा। तो बीएचयू से दुर्गा कुंड से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है ना, दुर्गा कुंड के बगल में। अच्छा। जो आपका वो चेतमढ़ी जी चौराहा सर। है हाँ हाँ। वेलुपुर थाना के पास, हाँ हाँ। उसके ठीक पीछे अच्छा। वो जब पहले वो क्या थी, विजय टॉकीज थी, जी सर। हाँ उसी को जवाहर नगर एक्सटेंशन करके, हाँ हाँ तो वही हाँ। घर है हमारा। अच्छा 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 अच्छा। तो वो अब हमारे, इसलिए अब जाते हैं तो वहीं घूम के बीएचयू घूम के आ जाते हैं, जी सर। और कहीं जाना नहीं पड़ता। जी सर। लेकिन अब हमारे यंगर भाई लोग, वो सब लोग रहते हैं वहाँ। जी सर। बल्कि हम प्रोजेक्ट वगैरह में जाते हैं तो होटल में रहते हैं। जी सर। घर दान दे दिए हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर आपका इतना सक्सेसफुल ट्रैक हिस्ट्री है, तो आप सक्सेस के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये एट्रीब्यूट आप किसको करना चाहेंगे सर? क्या क्वालिफिकेशंस, क्या नई चीजें होनी चाहिए सर? मेन तो 2-3 चीजें हैं। ऑफकोर्स पहले कोई थोड़ा रास्ता दिखाए, आपको बता दे, क्योंकि पता भी नहीं रहता कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर। तो एक को, चाहे वो बताने वाला आपका मेंटर, चाहे घर का हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई और हो, और हम सबसे सीखते गए थोड़ा थोड़ा जी सर। इनफॉर्मली। दूसरा है कि आपके अंदर डेडिकेशन हो, वर्क एथिक्स हो, जी सर। एक तरह से गोल हो, फोकस हो कि हमको ये करना है, बिल्कुल। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। बिल्कुल। वो एक पुरानी हम लोग पढ़ते थे किताबों में, हिंदी में, ढूंढने गया जी गहरे सर। पानी पैठ, जी सर। उसको मिल गया, और मैं बपुरी ढूंढन गई हाँ। रही किनारे बैठ। जी जी सर। हाँ, तो मतलब कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पूरा उसमें इंडल्ज हो जी जाएगी, सर। डीप हो जाएगी। बिल्कुल। ये नहीं है कि हम दूर से देख रहे हैं और विश कर रहे हैं कि ये हम भी ये कर लेते।
जी सर। जब तक करेंगे नहीं, और करने में भी हमेशा सक्सेस नहीं होती, आपको बताए फेल्योर होती हैं। यह है कि अपनी फेल्योर से सीखना चाहिए और डिस्करेज नहीं होना चाहिए। ये अपने अंदर रुके कि ठीक है ये चीज नहीं थी हमारे, लेकिन आप ढूंढते रहेंगे तो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। जी सर। आप हो सकता है कि ढूंढने कुछ गए और उससे भी कीमती चीज मिल गई, ढूंढने सोना गए हीरा मिल गया, लेकिन ढूंढेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम यही कहते हैं, सबको रहते हैं कि करते जाओ काम और ढूंढते जाओ, ये नहीं कि हमको यह सफलता मिल गई। ठीक है, भगवान की मर्जी में है कि कोई और रास्ता हो सकता है, उससे बढ़िया रास्ता मिल जाए जो आप सोचे भी नहीं थे। तो वही अब हम भी अगर जो सोचते बीटेक करते समय कि हम डिपार्टमेंट हेड होंगे फूड टेक्नोलॉजी के, कभी सपने में भी नहीं था, जानते भी नहीं थे बीटेक करते समय फूड टेक्नोलॉजी होता क्या है, था ही नहीं इंडिया में उस समय। अब हर जगह खुल गया है, उस समय था ही नहीं। तो मेन चीज हमको ये है कि आप करते जाओ और देखते जाओ क्या अपॉर्चुनिटीज है, और फ्लेक्सिबल थोड़ा कि हम लोग, हमारा स्पेशलाइजेशन तो है कि हमारा जितना काम है वो इंजीनियरिंग साइंस बेस है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बिकॉज हमारा काम ही है इंटरडिसिप्लिनरी। तो उस एरिया में चाहे वो अपॉर्चुनिटी फूड से आए, चाहे एनर्जी से, चाहे इन्वायरमेंट से, हम तैयार हैं। सर कई बार ये होता है कि बच्चे जो हैं वो ये कहने लगते हैं कि उनको कुछ आर्थिक चुनौतियां हैं, जैसे कि घर से, उनके माता पिता की तरफ से आर्थिक चुनौतियां होती हैं, या वो ये सोचने लगते हैं कि उनके कनेक्शंस नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, या फिर रिसोर्सेज का भी अभाव होता है कि वो आगे की अपनी पढ़ाई जो है, अपने करियर ड्रीम्स को कैसे पाएं। तो इस बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि देखिए, हम लोग भी जब पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, हम लोगों की कोई अच्छी नहीं थी आर्थिक कंडीशन। इनफैक्ट हमारे गांव में हमारे ग्रैंडफादर बाबा, उनके पास जमीन थी, लेकिन वो लैंड कंसोलिडेशन और लैंड रिफॉर्म आया 50s में, तो सब कुछ चला गया। बल्कि वो इतने सीधे दानी टाइप के थे कि जो लोग कल्टीवेट करते थे वो लैंड को, उनके पास पैसा नहीं था रजिस्ट्री कराने के लिए, तो कुछ अपना अनाज वगैरह रहता था बेच के उनको कहते जाओ रजिस्ट्री करा लो। तो जब हम लोग आए पिक्चर में कि पढ़ें, तो रिसोर्स ही नहीं था, थोड़ा बहुत मिलता था, इसलिए हमारे फादर 10वीं के बाद आर्मी ज्वाइन कर लिए। अच्छा। तो वो थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे। दूसरा हम लोगों का ये था कि खुद मेहनत करते थे। 10वीं तक तो खैर खर्चा लगता नहीं था, फिर भी हमको स्कॉलरशिप मिलती थी वो कंपटीशन पर। तो जाके उस समय 10 रुपए महीने की। जी सर। तो 10 रुपए महीने उस जमाने में 64-65 में, वो भी हम अपने बाबा को ही दे देते थे कि फीस उस कभी एग्जाम की देनी होगी तो वापस देंगे। तो सम कभी न कभी अगर जो अच्छा कर रहे हो, फिर इंटरमीडिएट वगैरह में गए तो वहां भी कुछ तो स्कॉलरशिप मिल जाती थी मिलिट्री की वजह से। कुछ हमको वो हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल का खर्चा करने के लिए हम थोड़ा काम अपने वार्डन के साथ करते थे, हॉस्टल मॉनिटरिंग वगैरह। तो फूड का हाफ या उससे वेव हो जाता था कई महीने। तो हम लोग भी उतने नहीं तो इधर उधर से कहते हैं जुगाड़ करके करते गए। पंतनगर में भी थे तो हमको उस समय वो स्कॉलरशिप 100 रुपया महीना मिलती थी, खर्चा ज्यादा होता था, थोड़ा बहुत फादर देते थे। फिर कुछ इधर उधर लैब में भी काम कर लेते थे जब टाइम मिलता था तो। और फिर वही हॉस्टल की मॉनिटरिंग वगैरह करते थे, तो उसमें रूम फ्री मिल जाता था। और हमारे बैच में इंजीनियरिंग में 1-2 लड़के ऐसे थे जो हमसे भी खराब उनकी हालत थी।
तो हम लोग बैचमेट पैसा इकट्ठा करके, जबकि हम लोग उनका हेल्प करते थे। और बाकी जब यहाँ आना हुआ तो बिना असिस्टेंटशिप के आ नहीं सकते, तो वही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ढूंढते थे हम लोग जो फंड करे। और आने के लिए किराया भी नहीं था हम लोगों के पास, उस समय डॉलर भी नहीं मिलते थे। बड़ी मुश्किल से रिजर्व बैंक के साथ $50 हमको मिला था, लेकिन हम दो थे, हम और हमारे एक फ्रेंड हमसे 1 साल सीनियर थे पंतनगर में, पीएन सिंह। तो उनकी हालत हमसे भी खराब थी, तो कहते हैं उसी में शेयर कर लिया जाएगा, $50 में पहुंच जाएंगे, रास्ते का खर्चा चल जाएगा। बल्कि उस समय थोड़ा सा पैसा हम अपने परमात्मा भाई साहब से 3,000 रुपया लिए, और 2,000 रुपया यूपी गवर्नमेंट देती थी बाहर जाने वालों को। तो उनको कहे कि हम साइन कर देंगे, आपको 2,000 तो मिल जाएगा, 3,000 1,000 आपका गिफ्ट है। तो उसमें हम और प्रताप पीएन सिंह दोनों को करना था। फिर गए एक एजेंट के यहाँ, उससे डील बनाए कि हम लोग पैसा वहां से भेज देंगे। वो अच्छा आदमी था, बिना कॉन्ट्रैक्ट के टिकट दे दिया एयर फ्रांस का। और 1 साल के बाद हम लोग उसको $400 जो भी देना था पैसा दिए बीच में। तो हम लोग भी ऐसे ही जुगाड़ करके आए। और सर, जो बच्चे आज की डेट में बाहर आके मतलब विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस? एडवाइस यही है कि जिस एरिया में भी करना चाहें उस एरिया में एक्सेल करें, अच्छा से अच्छा करें। क्योंकि हम लोग लेते हैं काफी विदेशी स्टूडेंट को, लेकिन यही देखते हैं कि पहले वो अपने क्लासरूम चीजें अच्छा किया हो, फिर उसके पास जैसे लैब वगैरह में, जैसे बैचलर में भी लैब रिसर्च थोड़ा मौका मिले किया हो, क्योंकि एडवांस मास्टर पीएचडी डिग्री रिसर्च बेस है। जी सर। तो हम लोग चाहते हैं कि वो रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, मास्टर्स में अगर जो एक आध पेपर भी पब्लिश हो, तो वो सब पोर्टफोलियो एक तरह से तैयार करना चाहिए कि जो उसके एकेडमिक में काम आए। तो अच्छा ग्रेड हो, फिर अच्छा रिकमेंडेशन भी हो, जो प्रोफेसर रिकमेंडेशन लिखते हैं उनसे ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लिखें उसके वर्क हैबिट, वर्क एथिक्स, रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो खड़े होकर देखते हैं, काम कोई और कर देता है, तो वो यहाँ नहीं चलता काम तो खुद करना होता है। तो वो ज्यादा जरूरी है। तो हम कहते हैं पोर्टफोलियो जैसे, अगर जो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर खेल भी कर रहे हो तो उसमें उनका क्या सीखे हैं, ये नहीं कि हम बहुत अच्छा गेंद मार रहे हैं, ये है कि जैसे टीम वर्क, अगर जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लीडरशिप, या उससे तो कुछ ऐसा एट्रीब्यूट लाओ जो लगे कि हाँ और से अलग है। जी सर। क्योंकि एडमिशन समय हम लोग पूरा होलिस्टिक देखते हैं। जी सर। तो आपको उनका ग्रेड भी देखते हैं, उनके और जो टेस्ट स्कोर्स भी देखते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं और रिसर्च का भी देखते हैं, एप्टीट्यूड, क्योंकि बिना रिसर्च एप्टीट्यूड के सक्सेसफुल नहीं होगा। और फिर बाकी क्वालिटी, लीडरशिप, सेल्फ इंथुजियास्ट, सेल्फ स्टार्टर, इस तरह का। तो मतलब अतिरिक्त क्वालिटीज में भी सर पढ़ाई के अतिरिक्त दिखनी चाहिए कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितनी लीडरशिप स्किल्स को रखता है अपने साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि आपको सिखाती हैं डिसिप्लिन, कोई भी उसमें टाइम मैनेजमेंट, लेकिन स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि अपना जब बनाए रेज्यूमे ना, तो ये सब क्वालिटी उससे लाए, एग्जाम्पल दें कि ठीक है हम ये गेम खेलते थे तो इससे हम टाइम मैनेजमेंट सीखे, कितने में ये करना है, या अगर जो हम मैनेज किए कोई टीम और ग्रुप और कुछ, तो हम ये, ताकि वो पढ़ने वाले को पता लगे जी सर कि ये इसके पास और ये चीजें यूज होंगी हमारे लैब में या हमारे उसमें। बिल्कुल। इसका मतलब सर ये हुआ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए अपने स्कूल के समय, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जो है गेन करते रहना चाहिए।
जी या बिल्कुल। सर हमें पता चला कि आप काफी जल्दी उठ जाते हैं सुबह, सर क्या मोटिवेशन रहता है? हमको लगता है हमारा कुछ शुरू से अपब्रिंगिंग भी ऐसी थी, अर्ली ऑन, गांव से ही जल्दी उठने वाली। क्योंकि जब हम लोग मिडिल स्कूल हाई स्कूल पढ़ते थे तो बताए ना कि गांव में रहते थे, फार्मिंग कम्युनिटी। तो हमारे ताऊ जी और ग्रैंडफादर के पास गाय बैल भैंस सब थे। तो सुबह सुबह 5 बजे उठाते थे, जाके उसका चारा पानी वो सब करके फिर जाओ स्कूल। समझे, ये नहीं था कि ये है आराम से उठना जरूरी। फिर यूपी कॉलेज आए तो वहां भी सुबह सुबह पीटी होती थी, संध्या करना होता था सुबह सुबह। तो उस समय उठ जाते थे। और एनसीसी वगैरह की डिसिप्लिन, हम तो वहाँ यूपी कॉलेज में हॉर्स राइडिंग क्लब में भी थे, तो वो सुबह ही सुबह होता था। जी फिर वहां से पंतनगर गए तो वहाँ हमारी कुछ क्लासेस जो हैं सुबह 7:30 बजे होती थी। तो वहां भी वही था कि सुबह उठो जाओ। इवन पीएचडी विस्कॉन्सिन करने आए ठंड में, हमारी क्लासेस 7:45 पर शुरू हो जाती थी। तो वो एक तरह से समझिए आदत, और वो आदत के साथ साथ अपना ये रहता है कि हम रिस्पांसिबल है इस चीज के लिए। अब आप अब तो हम कभी भी उठे कभी भी आए, कोई नहीं पूछता, काम होना चाहिए। लेकिन अब ये रहता है कि सुबह उठ जाए तो अपना काम जल्दी से खत्म हो जाएगा। और खत्म तो कभी नहीं होता, लेकिन लगता है कि खत्म हो जाएगा तो हमको बाकी दिन फ्रीडम रहेगी। तो ये चीज अपने नेचर एक तरह से। हाँ, हमारी वाइफ भी यही कहती हैं कि अलार्म बजता है और हम खड़े हो जाते हैं उठ के। और लोग थोड़ा अलार्म बंद करते हैं, स्नूज करते हैं, हम फट से खड़े हो जाते हैं। तो नहीं, बहुत अच्छी चीज है सर। और आप जो बता रहे हैं स्टूडेंट्स अगर उस पर अमल करें तो बहुत उनका फायदा हो सकता है सर। सर अगर जॉब के संदर्भ में हम बात करें तो क्या इम्पोर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि आपको जॉब मिल पाए और आप उसमें सक्सेसफुल हो पाए? देखिए, जॉब में 2-3 चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। एक तो आपकी काबिलियत, कैपेबिलिटी। तो जो भी पढ़े लिखे हैं, डिग्री लिए हैं, उनके पास कैपेबिलिटी तो है, काबिलियत तो है। उसके बाद आता है उनका मैनर, डील करना, एक दूसरे की लोगों की इज्जत करना, चाहे बड़े हों छोटे हों, सबको इज्जत से पेश आना। और एटीट्यूड जो कहते हैं, हमेशा एक तरह से पॉजिटिव। जैसे कुछ लोग जो हैं वो इवन इंटरव्यू में भी कहीं भी वो अपना दूसरों की बुराई या नेगेटिव चीज लाते हैं। कोई एम्प्लॉयर ये नहीं सुनना चाहता, बल्कि वो पूछेगा कि कोई चीज नेगेटिव हुई तो तुमने उसको टर्न अराउंड कैसे किया। तो आपको अगर जो कोई चीज नेगेटिव भी हो, चैलेंज भी हो, रोड ब्लॉक भी हो, तो आप ये देखिए कि एक चैलेंज है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम कैसे इसको ऐसा करें कि ये पॉजिटिव बन जाए। तो वो ज्यादा। और जितने आगे बढ़िए जॉब में, जैसे हम लोगों का साइंस वगैरह तो करते ही हैं, कितने स्टूडेंट और पोस्ट डॉक कर देते हैं हमारे लिए। सबसे बड़ा हम लोग का काम होता है एक तरह से एक दूसरे का ट्रीटमेंट, पब्लिक रिलेशंस कहिए। तो जैसे अब हमारे ऊपर हमारे डीन हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट हैं, हमारे नीचे दूसरे प्रोफेसर हैं, तो उन सबको कैसे इनकरेज किए रहें, सबको मिला के रखें। क्योंकि सब लोग चाहते हैं अपना फायदा हो, इंडिविजुअल। लेकिन फायदा अगर जो किसी के कास्ट पर हो रहा है, किसी का नुकसान करके, वो फायदा नहीं है। क्योंकि तो ये देखना चाहिए कि हमारा भी फायदा हो, जिसके साथ उसका भी फायदा हो, एज ए ग्रुप, एज ए टीम। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए कि हम जो है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और लोग भी हैं और इन सबका फायदा होना चाहिए।
सर, आपने बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हम हमारे छात्रों के लिए, निजी तौर पर मेरे लिए बहुत ही अ, लाभान्वित होने वाली चीज़ें आपने हम सबको बताई हैं और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे कॉलेज के छात्र इवन जो इस डायलॉग को जो बीएचयू के या ईस्टर्न यूपी के जितने भी और छात्र जो इसको सुन रहे होंगे, आपकी इतनी अच्छी बताई हुई बातें, आपके निजी अनुभवों की जानकारियाँ जानने के बाद उन्हें बहुत फ़ायदा होगा और सर आपने हम सबके लिए इतना समय निकाला अब तक हमें पता है आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे कॉलेज के लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना समय निकाला। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, बड़ी खुशी हुई। ये एक तरह से हम कहते हैं हमारा ऑनर है कि आपने याद किया और इसी माध्यम से हम अपने और जो वहाँ छात्र हैं तो पुराने अलुमनाई हैं यूपी कॉलेज के, कम से कम एक कनेक्शन हो गया आपके माध्यम से। बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम। This story is of Dr. Rakesh Singh. He was born in a small village in UP. Eldest of the 5 kids, he knew he wanted to do more. Based on his mentor's advice, he took a train straight to Pantnagar. And there, his goal was very simple. Being among them, he wanted to be the top 3. Did he do it? Yes. That made him eligible to come to Canada. Brr, it was so cold there, but जोश में पूरी गर्माहट थी. He got his master's degree and knew he has to move to a little warmer place for his PhD. In Madison, he worked hard, but then he played hard too and had fun. But he never lost sight of his goal and he graduated. Congratulations, Dr. Singh. And he was ready to move again as assistant professor. He participated in international lectures. He also took the time to travel. The life was fun. He was happy, but he was still single. Having strong Indian roots, he accepted an arranged marriage proposal and got married to Sunita Singh and took up a job at Purdue University in USA. His wife joined in the next year, and that's what started his family life. His one kid, and then he had the whole family, and the family grew up fast. One thing that he never missed was having friends around all along, and he found that the friends were just like his family. Other thing that he placed very much importance in, he traveled a lot too, all over the places, and then he was in Georgia, University of Georgia, Athens, and that is his food science building. Christmas came and Christmas was gone. Holi came and Holi was gone. Both of them were busy raising the family. Both kids were inspired to do their PhD too. The daughter got married first, followed by their son. And so, were they empty nesters? No, they were honeymooners. Rakesh loves working in the yard. He may get sweaty, but he enjoys the fruit of his labor. Vegetable of his labor. And they would travel, attend international conferences in India and abroad, travel also for pleasure and have fun while traveling. He won a lot of awards. He has hand in his wife's success and takes so much pride in her recognition and always encourages her. They pray together. They are together attending all kinds of events like Indian events and local community events. They also go and attend shows, and did you know that he even participates in the shows? He can dance? Really?
Yes, he can. What he does very well is grilling. He also loves to make breakfast. Yes, he did make that yummy breakfast. And his wife loves to cook. His favorite food is Mexican. 2019 was a normal year, but 2020 brought him good news of a grandchild. As he looked back at his academic career, he was pleased. In 2020, he made this announcement. I decided to step back and do research and teaching. So I still have 5 PhD students in my lab. I teach some online courses, and in between here at Georgia, I opened a new center for food product innovation and commercialization. Got funding to build the building and start the center. Also, in 2002, we opened online, actually it was distance education type program, Master of Food Technology, for working professionals. And now that whole course program is online. So now we get about 45 students from mostly US, but occasionally from other countries. So after doing all that, I thought, I step back and I'll just do my teaching and research. So that's what I've been doing. So I'm still fully employed. Forward to be totally engaged in his profession, do some review as an editor of a journal, take care of all of his 5 PhD students he has on hand, hopefully have a little bit more free time so he can also listen to the music and keep in touch with family, friends, and the couple looks forward to having some more fun time. Travel a little bit more, spend time with friends, with family, little grandchild, and also with his wife of 36 years. It's commendable what this village boy was able to achieve.